Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the Israel and Hamas के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, हमास के जो लीडर हैं जिनके द्वारा 7 अक्टूबर का जो अटैक है उसको कैरी आउट किया गया था, आप देखिए कि उनको असैसिनेट किया गया है इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें हमास के उस अटैक के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए उस अटैक के ही बाद में इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा काउंटर अटैक किया गया हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप वहाँ पे। और आपको अदर पार्ट्स के अंदर भी जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज हैं। इसके अलावा आप देखिए कि एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी क्रिएट हुआ था इजराइल को। यहाँ पे इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज है उसके द्वारा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको भी यहाँ पे डिफेंड किया गया। इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट का जो लोकेशन है उनको हमने लास्ट 1 ईयर से न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर काफ़ी बार डिस्कस किया है। आप देखिए कि उसको एक बार यहाँ पे रिवाइज करते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये इजराइल का यहाँ पे मैप है। इसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आपको लेबनान है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि लेबनान के वहाँ पे एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम हजीबुल्लाह के नाम से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स, इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है और लेबनान का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि आपको ब्लू लाइन है वो देखने के लिए मिलता है। ब्लू लाइन बेसिकली एक लाइन है जिसको कि क्रॉस नहीं किया जाएगा हजीबुल्लाह के द्वारा। बट आप देखिए कि समय समय पे आपको कन्फ्लिक्ट या अटैक एंड काउंटर अटैक का जो कॉन्सेप्ट है इस एरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। अभी जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा आप देखिए कि यूएन का जो पीस मिशन का जो इंटरिम फोर्सेज वहाँ पे इस्टेब्लिश है 1978 के समय से, तो वहाँ पे भी अटैक किया गया इजराइल के द्वारा। हजीबुल्लाह के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए, ईरान के द्वारा बेसिकली इनको बैक किया जाता है। ईरान के द्वारा 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कि बैक किया जाता है इस एरिया के अंदर में। वेस्टर्न जो एशिया का जो एरिया है जिसके अंदर आप देखिए कि एक तो आपको हमास देखने के लिए मिलता है। हमास बेसिकली इजराइल के अंदर ही जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है, साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो गाजा स्ट्रिप का एरिया है यहाँ पे सिचुएटेड है हमास का जो डोमिनेशन। आप देखिए कि हमास है, इसके अलावा हजीबुल्लाह है और आपको होती रेबल्स हैं जो कि आपको रेड सी के एरिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। रेड सी जो बेसिकली आप देखिए कि इजराइल भी रेड सी के साथ में कनेक्टेड है। गल्फ ऑफ पकाबा के साथ अपना एरिया शेयर करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो जॉर्डन नाम का जो कंट्री है, सपोज कि ये जॉर्डन नाम का जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इजराइल का, यहाँ पे आप देखिए कि सीरिया के साथ अपना एरिया शेयर करता है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक लेबनान के साथ में एक जानकारी ये भी होना चाहिए कि सीरिया के द्वारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लेबनान है उसको भी सीरिया के द्वारा ही कवर किया जाता है। सीरिया का ही टेरिटोरियल एरिया है उस रीजन के अंदर में। तो ये इजराइल का जो लोकेशन है जिनको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप, तो 3 एरियाज जो 3 साइड्स हैं उनको कवर किया जाता है। उनको यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल की जो फोर्सेज है उनका प्रेजेंस है 3 साइड्स के वहाँ पे। जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे गाजा स्ट्रिप का जो सदर्न पार्ट है वो आप देखिए कि इजिप्ट का जो साइनाई पेनिनसुला है उसके साथ में अपना एरिया शेयर करता है। वहाँ पे आपको जो रफा बॉर्डर है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। एक बॉर्डर एरिया है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ से प्रोवाइड किया गया था काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा गाजा स्ट्रिप के एरिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये गाजा के बारे में, साइनाई पेनिनसुला, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप देखिए कि यहाँ पे इजराइल का जो वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे मेडिटेरियन सी है वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि आपको मेडिटेरियन जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, क्या क्या वहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन है ये बेसिकली मेडिटेरियन एरिया के आसपास या मेडिटेरियन सी का जो एरिया है वहाँ पे ये डेवलप होती है। उसके अलावा आपको अदर पार्ट्स ऑफ जो वर्ल्ड के अंदर में अलग अलग कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे भी इसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली आप देखिए कि जो मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन है, मेडिटेरियन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इसको हम वेस्टर्न मार्जिन के नाम से भी जानते हैं। वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन के नाम से भी जाना करते हैं। वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, बेसिकली ये वेस्टर्न जो एरियाज जो हुआ करते हैं किसी भी लैंड एरिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ही इस क्लाइमेटिक कंडीशन का जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि कहाँ पे ये जो कंडीशंस है वो पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 30 to 40 डिग्री
नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, आप देखिए कि 30 to 40 डिग्री जो नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर है उसके अंदर इसका जो प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है मेजरली मेडिटेरियन सी के एरिया के अंदर में है। इसके अलावा आप देखिए कि जो चिली है, लैटिन अमेरिका के अंदर जो चिली नाम का जो कंट्री है, जो कि आप काफ़ी बार लिथियम का जो ट्राइंगल है उसकी वजह से भी जानते हो। लिथियम का ट्राइंगल कौन कौन से कंट्रीज हैं, ABC उनको याद रखते हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। तो स्टूडेंट चिली का जो सेंट्रल पार्ट है, चिली का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे भी आपको ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन या वार्म टेम्परेट जो वेस्टर्न मार्जिन है, इस कंडीशन का जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। चिली के अलावा आप देखिए कि जो कैलिफोर्निया है जो कि वेस्टर्न कोस्ट के वहाँ पे सिचुएटेड है USA के अंदर में, जो सैन फ्रांसिस्को के सदर्न पार्ट के अंदर में है। तो आप देखिए कि वहाँ पे भी ये कंडीशंस है वो डेवलप होती हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया का जो एडिलेड का एरिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो आप देखिए कि स्वानलैंड का जो एरिया है जो वेस्टर्न पार्ट के वहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, तो वहाँ पे आपको ये जो मेडिटेरियन जो वार्म टेम्परेट जो वेस्टर्न मार्जिन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डेवलप होगा। तो ये हमने लोकेशन के बारे में देखा, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द 30 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर जहाँ पे बनता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके जो फॉर्मेशन की रिगार्डिंग में जो मेजर रीजन्स है वो आपको यहाँ पे जो विंड जो बेल्ट्स हैं, जो बेसिक यहाँ पे एक रीजन देखने के लिए मिलता है जिनका विंड का जो फ्लोइंग का जो एरिया है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो कंडीशंस कैसा डेवलप होगा, जो यहाँ पे आपको जो समर है, यहाँ पे आपको जो समर है वो आपको ड्राई देखने के लिए मिलता है। समर यहाँ पे कम्प्लीटली ड्राई हुआ करता है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे जो समर के समय जो विंड्स हैं वो आपको ऑफशोर ट्रेड विंड्स हैं, उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कि समर के समय में जो हमारा सन का जो शिफ्ट आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, इसकी वजह से वेस्टर्लीज का जो फ्लो है वो पोलार एरिया के अंदर हुआ करता है उस दौरान में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स रेनफॉल के बारे में, तो रेनफॉल आपको जो वेस्टर्न मार्जिन का ये जो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन है, जो मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये आपको विंटर के समय यहाँ पे बारिश देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि विंटर के समय आपको यहाँ पे बारिश है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके वजह से आप देखिए कि विंटर के समय जो यहाँ पे बारिश हुआ करती है, समर का जो टाइम पीरियड है वो लॉन्ग है यहाँ पे, तो इसी वजह से आपको जो साइट्रस फ्रूट्स हैं, जो ऑर्चार्ड्स हैं, उनका जो फार्मिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे डेवलप होगा वहाँ पे आपको आप देखिए कि जो आपको साइट्रस फ्रूट्स का फार्मिंग हुआ करेगा। इसी वजह से आप देखिए कि जो लिक्कर इंडस्ट्री है, जो वाइन का जो इंडस्ट्री है, उसका प्रेजेंस आपको मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन के ही नियर बाई एरियाज़ के अंदर में, जो मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके नियर बाई एरियाज़ के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि मेडिटेरियन सी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेडिटेरियन सी के बारे में आपको जानकारी ये होना चाहिए कि जो मेडिटेरियन सी है उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, यहाँ पे इसको रफ करते हैं। आप देखिए कि ये जो मेडिटेरियन सी है, ये जो सपोज कीजिए मेडिटेरियन सी है जिसके अंदर अफ्रीका का भी नॉर्दर्न पार्ट है काफ़ी कुछ, तो आप देखिए कि इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे आपको हाई माउंटेन ऑफ एल्प्स का जो हाई माउंटेन्स है वो देखने के लिए मिलता है। सदर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे अफ्रीका के अंदर सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट का प्रेजेंस है। ईस्टर्न पार्ट के अंदर अगर हम डिस्कस करें, लार्ज लैंड है, इंटीरियर पार्ट ऑफ लैंड आपका यहाँ पे इंटीरियर जो कॉन्टिनेंटल लैंड है वो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है। और इसके अलावा आप देखिए कि जो वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे आपको एक ओपन अटलांटिक जो कोस्ट है, अटलांटिक का जो ओशियन है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स इस एरिया के अंदर में जो टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, जो प्रेशर है, उनका विंड्स का जो फ्लो है उसके ऊपर में काफ़ी कुछ डिपेंड किया करता है। इस तरीके का ये लोकेशन है जो जोग्राफिकल टेरेन है। आप देखिए कि इसी वजह से इस एरिया के अंदर में जो मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन, स्पेशली जो मेडिटेरियन सी का एरिया है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो विंड्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, जिनको कि लोकल अलग अलग नाम से जाना करते हैं। आप देखिए कुछ दिन पहले हमने एक सोरोको नाम का जो विंड है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। सिरोको नाम का जो विंड है जो ओरिजिनेट करता है सारा के एरिया से, सारा डेजर्ट से ओरिजिनेट करती है, और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर इसका फ्लो आपको देखने के लिए मिलता है। कभी भी ये बेसिकली फ्लो करती है। इसको ब्लड रेन के नाम से भी जाना करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, जो बेसिकली आप देखिए कि आपको जो रेडिश कलर का अपीयर होगा उस समय में, और बारिश की वजह से ये आप देखिए कि जो आसमान के अंदर में जितना भी धूल है वो साफ होता है। तो बेसिकली आप देखिए कि इसको ब्लड रेन के नाम से भी जाना करते हैं, जो सारा से ओरिजिनेट होती है, सिरोको नाम का जो विंड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल एक कोल्ड विंड हुआ करती है जो नॉर्दर्न पार्ट से सदर्न पार्ट के लिए फ्लो करती है।
मिस्ट्रल नाम का एक विंड है जो कि आपको रोन जो वैली है उस एरिया से देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि बोरा नाम का भी एक लोकल विंड है जो यहाँ से फ्लो करेगा। तो इन विंड्स के बारे में वेस्टर्न मार्जिन जो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन का जो कंडीशंस हैं इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी इंडिया के रिगार्डिंग में किस तरीके से आप देखिए कि इसका जो कनेक्टिविटी है स्टूडेंट्स, हम विंटर के समय में आप देखिए कि हम विंटर के समय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में रीड करते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंटर के समय बारिश हुआ करता है। हमारा जो रबी का जो क्रॉप है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है विंटर के उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो बारिश है उसके द्वारा। तो स्टूडेंट्स, अब आपको एक जानकारी ये होना चाहिए कि जो कैस्पियन सी का एरिया है जो तो आप देखिए कि एरिया के अंदर काफ़ी कम है, और जो मेडिटेरियन सी है वहाँ मेजरली मेडिटेरियन सी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो बारिश है वो मॉइस्चर वहाँ से गेन करता है, और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको जो बारिश है वो देखने के लिए मिलता है विंटर के समय में। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आप देखिए कि मेडिटेरियन क्लाइमेटिक कंडीशन और जो इजराइल का जो लोकेशन है इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। इजराइल का लोकेशन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है। स्टूडेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में 1985 के समय एक सेक्शन है जिसको ऐड किया गया था, जिसको कि हम सेक्शन 6A के नाम से जानते हैं। सेक्शन 6A का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या आप देखिए कि उसका जो यहाँ पे उसको जो इंसर्ट किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में, उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया एक पेटिशन के थ्रू। तो सेक्शन 6A को यहाँ पे अपहोल्ड किया गया है कोर्ट के द्वारा 4:1 का जो जजमेंट है उसके थ्रू में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें चैलेंज के बारे में तो आप देखिए कि चैलेंज यहाँ पे ये किया गया था। पहले आप 6A के बारे में जो आसाम अकॉर्ड है उसके पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करते हैं कि आप देखिए कि जो 1966 का जो समय है उस समय आसाम के एरिया के अंदर में जो पर्सन्स के द्वारा एंटर किया गया उन पर्सन्स को आप देखिए कि सिटीजनशिप का जो राइट है वो देखने के लिए मिलता है। बट 66 से लेकर 71 जो 25 मार्च 71 का जो समय है उस समय जिन पर्सन्स के द्वारा एंट्री लिया गया उनको कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पेटिशन ये फाइल किया गया था कि जो सेक्शन 6A है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 और 7 है, आर्टिकल 6 और 7 सिटीजनशिप के बारे में है। सिटीजनशिप के आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 5 to 11 है जिसके अंदर 11 के अंदर बताया गया है पार्लियामेंट के पास में पावर है सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करने का, उसको चेंज करने का। 6 to 7 के अंदर अगर हम बात करें जो पाकिस्तान से माइग्रेट किए हैं इंडिया के लिए या इंडिया से जो पाकिस्तान के लिए गए हैं उनके बारे में मेंशन है यहाँ पे। तो उसके पर्सपेक्टिव से चैलेंज किया गया था। आर्टिकल जो 29 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, आर्टिकल 29 आप देखिए कि जो कल्चरल है, लैंग्वेज है, जो यहाँ पे लिटरेचर का जो बेसिकली आप देखिए कि किसी भी कम्युनिटी को उनको प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का जो राइट है वो ग्रांट करता है। तो आर्टिकल जो 29 है उसके पर्सपेक्टिव से चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बेसिकली आप देखिए कि इस सेक्शन 6A को माना गया फर्टिनिटी का पार्ट, जो हमारे प्रियम्बल के अंदर फर्टिनिटी है, बंधुत्व है, भाईचारे का जो वर्ड ऐड किया गया है हमारे जेट प्रियम्बल के अंदर में, तो उसका पार्ट इसको माना गया है। डिफरेंट डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग में यहाँ पे इसको ऐड किया गया। इसके अलावा आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चंस भी रेज किए गए हैं जो हमारे जो ट्राइब्यूनल्स हैं जिनके द्वारा एग्जामिन किया जाता है किसी भी पर्सन का हमारे कंट्री के अंदर में एंट्री एंड डेट, उसका जो आप देखिए कि जो प्रेजेंस है, जो प्रोसेस है कम्प्लीटली जो NRC का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस है उनको भी रेज किया गया है। तो बेसिकली सेक्शन 6A के बारे में है जो आसाम अकॉर्ड के बाद में ऐड किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फर्टिनिटी जो वर्ड है, जो बंधुत्व भाईचारा जो वर्ड है जिसको यूज करते हुए इसको अपहोल्ड है वो यहाँ पे किया गया 4:1 के साथ में। तो ये बेसिक जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे ये है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि हमारा जो सिटीजन है, हमारा सपोज कीजिए कोई सिटीजन है, उसके द्वारा अदर कंट्री का जो सिटीजनशिप को यहाँ पे अक्वायर किया जाएगा तो इंडिया का जो सिटीजनशिप है उनका ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिजोल्व होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आप देखिए कि ये इसके बारे में आप बताना कि आर्टिकल 9 है या आर्टिकल 8 है। काफ़ी बार आप देखिए कि हमारे जो बॉलीवुड के जो एक्टर हैं अक्षय कुमार, उनके रिगार्डिंग में ये जो टॉपिक आपको सोशल मीडिया के ऊपर देखने के लिए मिलता है कि डेट उनके द्वारा कनेडियन सिटीजनशिप हुआ करती थी पहले, अभी उनके द्वारा फिर से इंडिया के लिए जो सिटीजनशिप है आप देखिए उनके द्वारा लिया गया है। तो ये सिटीजनशिप के बारे में था। ड्यूल सिटीजनशिप हमारे यहाँ पे नहीं है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, काऊ का जो आप देखिए ग्रुप है उसको शो किया गया है कि एक पर्सन है, उनके द्वारा काऊ के जो मास्टर हैं इस ग्रुप के, उनके द्वारा आप देखिए कि उनको लेके जा रहे हैं अदर पार्ट के अंदर में। तो अगर आपको यहाँ पे लिटिल बिट इंटरेस्ट है एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से, तो आप इसका जो आपको पता होना चाहिए आप ये कौन सा इनका स्पीसीज है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इनको हम कंकरेज या गिर के नाम से जाना करते हैं। जिस तरीके से आपको इनके जो हॉर्न्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी बड़े हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। अब आप देखिए कि जब भी हम इंडिजीनियस जो ब्रीड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो गोकुल मिशन है उसको लॉन्च किया गया था। गोकुल मिशन बेसिकली क्या था? गोकुल मिशन यही था कि जो इंडिजीनियस जो हमारे बोवाइन जो ब्रीड्स हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। राष्ट्रीय जो आप देखिए कि पशुधन विकास योजना, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के अंडर में आपको राष्ट्रीय गोकुल मिशन है वो देखने के लिए मिलेगा। गोकुल मिशन के थ्रू इंडिजीनियस जो हमारी ब्रीड्स हैं, इंडिजीनियस जो ब्रीड्स हैं, काऊ का हो या कोई अदर ब्रीड्स हैं बोवाइन एनिमल्स का, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, उसको कंजर्व करना है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि इस न्यूज़ के अंदर भी यहाँ पे टोमेटो को शो किया गया है, यहाँ पे ओनियन के बारे में मेंशन किया गया है। जब भी हम ओनियन, टोमेटो इनके बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव पता होना चाहिए। ऑपरेशन ग्रीन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था कि ये जो हमारी ऐसी कुछ आप देखिए कि वेजिटेबल के अंदर में या डेली कंजप्शन के बेसिस पे, डेली जो फूड आइटम्स के रिगार्डिंग में ओनियन है, पोटैटो है और टमाटो है, आप देखिए कि ये तीनों है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनकी प्राइस के अंदर में जो वॉलेटिलिटी है वो ना देखने के लिए मिले, प्राइस के अंदर इन्फ्लेशन ना रहे, और गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन ग्रीन है उसको लॉन्च किया गया था। अर्लियर फेज के अंदर ऑपरेशन ग्रीन है उसको लॉन्च किया गया। ऑपरेशन ग्रीन के अंदर में आपको टॉप जो स्कीम है वो देखने के लिए मिलती है टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो के पर्सपेक्टिव से कि इनका प्राइस को रेगुलेट किया जाएगा। बट आप देखिए कि अभी इनका इन्फ्लेशन बताया गया है, यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कशन है। जो टॉप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा उसको टोटल के रूप से कर दिया गया था लेटर फॉर्म के अंदर में, लेटर फेज के अंदर में। टोटल क्या है? टोटल के अंदर में आप देखिए कि वेजिटेबल का जो प्राइस है उसको भी ऐड किया गया कि यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, सभी का जो प्राइस है उसको कंट्रोल वे के अंदर रखा जाएगा, जिससे कि जो डेली कंजप्शन है, जो हेल्दी कंजप्शन है, उसको यहाँ पे इम्पैक्ट ना करे किसी भी एक सिटीजन के वहाँ पे। तो आप देखिए कि टॉप को किया गया टोटल ऑपरेशन ग्रीन है, बट इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ओनियन के पर्सपेक्टिव से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ओनियंस उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। जिसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि ट्रेन भी चलाया गया है, ट्रेन को यहाँ पे चलाया गया है नासिक से। अब हमने यहाँ पे नासिक के बारे में डिस्कस किया, तो आपको एक और जानकारी होना चाहिए। नासिक एक तो महाराष्ट्र के वहाँ पे सिचुएटेड है। नासिक के अंदर एक जगह है लासिल गाँव, लासिल गाँव नाम की जो जगह है, जहाँ पे आपको ओनियन का वन ऑफ द बिगेस्ट जो मार्केट है इंडिया के अंदर में, आपको वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ओनियन का आपको लासिल गाँव के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि ओनियन की रिगार्डिंग में महाराष्ट्र के वहाँ पे सिचुएटेड है। अब आप देखिए कि ओनियन के बारे में डिस्कस किए हैं, तो आपको एक और जानकारी होना चाहिए। यूपीएससी के द्वारा तो काफ़ी बार कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रबी का क्रॉप है, खरीफ का क्रॉप है, आपको क्रॉप के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ओनियन कौन सा क्रॉप है, क्या रबी का है या खरीफ का है, कब कब ओनियन को उगाया जाता है? तो आपको एक जानकारी यहाँ पे ये होना चाहिए कि हमारे जो फार्मर कम्युनिटी है, फार्मर कम्युनिटी के द्वारा आप देखिए ओनियन को अपने जो सेल्फ कंजप्शन है उसके रिगार्डिंग में भी उनके द्वारा उगाया जाता है, जो बेसिकली आपको विंटर के समय देखने के लिए मिलती है। विंटर के समय को उगाते हैं, फिर आपको लेट जो समर का जो समय है या अर्लियर फेज ऑफ समर का समय है, जब उनको डेली कंजप्शन के बेसिस पे आपको राजस्थान, हरियाणा इस एरियाज़ के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, इवन पंजाब के अंदर भी। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रॉप के पर्सपेक्टिव से, तो ये मानसून के समय लेटर फेज ऑफ मानसून है, विंटर का जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर में इसको जो इस क्रॉप है उसका जो हार्वेस्टिंग है, जो सोइंग सीजन है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हरियाणा के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि हरियाणा के वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, तो न्यू चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ओथ है वो लिया गया है, उनके साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे जो ओथ है उसको कैरी आउट किया गया। हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है? एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको दो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए। होमवर्क आपके लिए यहाँ पे ये है कि मिनिमम जो स्ट्रेंथ है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो कितना होना चाहिए। क्या यहाँ पे
60 से कम भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्ट्रेंथ हो सकता है क्या, 60 से कम हो सकता है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपको आपका जो बुक है स्टेट लेजिस्लेचर का जो चैप्टर है पॉलिटी का, उसके अंदर इसके बारे में मेंशन है। अब आप देखिए कि जब भी किसी सीएम के द्वारा वोट लिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे फॉर्म किया जाता है, तो एक लिमिटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो 15% का जो प्रोविज़न है उसको ऐड किया गया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ओनली आप टोटल स्ट्रेंथ का जो 15% लोग हैं उन्हीं को यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो। तो ये आपको एक जो डेट वन काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर में नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो बना दिए जाते थे। वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज अपना जो पॉलिटिकल जो उनका एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करने के रिगार्डिंग में या सभी पर्सनस को खुश करने के रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक लिमिटेशन है उसको यहाँ पे लगाया गया। सीएम के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखिए कि वाल्मीकि जयंती के बारे में है, जिनको कि आदि कवि का नाम भी दिया गया है। हमारा जो रामायणा है उनके जो मेन आर्किटेक्ट, उनके जो रचना करता है वो भी जाना करते हैं महर्षि वाल्मीकि को। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, इस न्यूज़ को सिर्फ होमवर्क के पर्सपेक्टिव से ही ऐड किया था डिस्कशन के अंदर में। होमवर्क ये है कि वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है ये आपको बताना है। क्या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है या बिहार के अंदर है, तो ये आपको बताना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रहा करता है, इसी वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए कि आज का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक स्पॉट लाइट है, उसके अंदर आप देखिए मुंबई के नियर बाई एरियाज़ के अंदर जो मैंग्रोव्स हुआ करते हैं, मैंग्रोव्स के बारे में मेंशन किया गया है एक रिपोर्ट के अंदर में। काफ़ी डिटेल है उस रिपोर्ट के अंदर में। हमारे एग्जाम के पर्पज़ से मैंग्रोव्स के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि मैंग्रोव्स के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो आपको यहाँ पे जानकारी ये होना चाहिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल का जो एरिया है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल का जो एरिया है, आप देखिए मैंग्रोव ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एंड जो सब ट्रॉपिकल है वहाँ पे ये होता है बेसिकली। आप सोल्ट टॉलरेंट आप इसको जान सकते हो। जो इंटरटाइडल जोन है उसके अंदर इसका प्रेजेंस हुआ करता है, लैंड एंड सी के साथ में जो मिडिल पार्ट है इंटरटाइडल जोन है वहाँ पे इसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके जो आप देखिए कि जो सीड्स हैं वो सेल्फ यहाँ पे जर्मिनेट होते हैं। यहाँ पे इनके जो सीड्स हैं उनका जो जर्मिनेशन है वो आपको ट्री के साथ ही देखने के लिए मिलता है। बेसिकली आप देखिए कि सोल्ट वहाँ पे सोल्टी एरिया होने की वजह से इनका जो जर्मिनेशन है वो आपको सेपरेट वे के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा, ट्री के साथ ही इनका जो जर्मिनेशन है सीड का वो आपको देखने के लिए मिलता है। इस प्रोसेस को भी एक नाम से जाना करते हैं। रिसेंट समय में हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स हैं उनको भी लॉन्च किया गया था मैंग्रोव्स के यहाँ पे उनको डेवलप करने के रिगार्डिंग में, उनके रिगार्डिंग में कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च थे। एक तो आप देखिए कि बजट के अंदर में आपको मिस्टी नाम का इनिशिएटिव देखने के लिए मिलता है, मैंग्रोव्स का इनिशिएटिव है जिसके थ्रू इनका हैबिटेशन है उसको इंक्रीज करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है मैंग्रोव्स इकोसिस्टम के रिगार्डिंग में, एक आपको वो भी इनिशिएटिव है वो देखने के लिए मिलेगा। तो मिस्टी तो बजट के अंदर में आप देखिए कि इसको लॉन्च किया गया था, बेसिकली मैंग्रोव्स के बारे में है। इंडिया के अंदर मैंग्रोव्स आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, सुंदरबन का जो एरिया है, सुंदरबन का एरिया है, तमिलनाडु है, हमारा कच्छ का जो एरिया है यहाँ पे आपको मैंग्रोव्स का प्रेजेंस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइडल्स को जो सी का जो टाइड्स है उनको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में एक डिफरेंट काइंड ऑफ आप देखिए कि आपको इकोलॉजिकल सिचुएशन आपको मैंग्रोव्स के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। काफ़ी बार हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, अभी कुछ दिन पहले भी आप देखिए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वो न्यूज़ के अंदर में था। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बेसिक जानकारी ये होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यही होना चाहिए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम है क्या। यूनिवर्सल बेसिक इनकम आप देखिए कि किसी भी एक पर्सन है उसका जो परचेजिंग पावर है, किसी भी एक पर्सन है उसका जो परचेजिंग पावर है उसको इम्प्रूव करने की रिगार्डिंग में कुछ मनी है, मंथली बेसिस पे कुछ मनी है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। अदर देन जो अदर यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए कि कुछ दिन पहले भी इसके रिगार्डिंग में एक आर्टिकल था जिसके अंदर डिस्कस ये किया गया था कि इंडिया का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, इंडिया का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो काफ़ी कम है, ऑलरेडी काफ़ी कम है।
पुअर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पुअर का जो आइडेंटिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऑलरेडी आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर में काफ़ी सारे ऐसे भी लोग बेनिफिशरीज हैं जो ऑलरेडी आप देखिए कि रिच हैं, ऑलरेडी रिच हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि आईएलओ का जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुआ। आईएलओ के रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया कि यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इंक्रीज हुआ, उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। यूनिवर्सल बेसिक इनकम वन काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, जो बेनिफिट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। 2016-17 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, 2016-17 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर भी मेंशन किया गया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में कि जैम आधार और जो यहाँ पे जैम इनिशिएटिव है, जैम जनधन आधार जो मोबाइल का जो इनिशिएटिव है उसके थ्रू लोगों को कुछ सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में या कोई यूथ है उसको यहाँ पे दिया जाए। तो आप देखिए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम वन काइंड ऑफ पोटेंशियल रोल प्ले कर सकता है। हमारा जो पॉवर्टी है, डेस्टिट्यूशन है, उसको यहाँ पे डिप्राइव करने के रिगार्डिंग में, उसको यहाँ पे रिमूव करने के पर्सपेक्टिव से। बट स्टूडेंट्स काफ़ी सारे इसके चैलेंजेस हैं, जैसे कि चैलेंज है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, वन काइंड ऑफ चैलेंज है। सेकंड आपको जो चैलेंज है वो देखने के लिए मिलेगा टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो वो काफ़ी कम है क्योंकि आप देखिए कि पुअर पर्सनस काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके अलावा आपको टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो काफ़ी कम है। और इसके अलावा आप देखिए ये जो सपना है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो ड्रीम है, बेसिकली हमारे यहाँ पे जो गांधीयन फिलोसफी है कि किसी भी जो इंसान है उसको विदाउट वर्क के बेसिस पे कुछ पैसा है वो दिया जाए, तो गांधीयन फिलोसफी के कम्प्लीटली अगेंस्ट है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आप देखिए कि सेमी काइंड ऑफ जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड भी की जाती हैं, जैसे कि पीएम किसान है। स्टेट्स के द्वारा भी आप देखिए कि राइतु बंधु है। इस तरीके की काफ़ी सारी स्कीम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने यूनिवर्सल बेसिक इनकम है उसके बारे में डिस्कस किया। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है, किसी भी एक पर्सन का जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, जो परचेजिंग कैपेसिटी है, उसको बूस्ट किया जा सके। पोटेंशियल रोल है इसका, बट कुछ बोटलनेक्स है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, पुअर पर्सनस को आइडेंटिफाई करना, हमारे जो जनधन आधार मोबाइल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। बट आप देखिए कि जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में भी कुछ आपको जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। इंडिया के यहाँ पे G20 का जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में डिस्कशन था। आप देखिए कि यूएन के वहाँ पे फ्यूचर समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। 2023 के समय भी यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे एक एसडीजी का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। आप देखिए एसडीजी के जो टारगेट्स हैं, एसडीजी के जो टारगेट्स हैं वो ह्यूमन यहाँ पे जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट के इंडेक्स के जो क्राइटेरियाज हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे इंक्रीज करना है। स्टूडेंट्स ह्यूमन डेवलपमेंट आपको जो रिपोर्ट है, आप देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है 1990 के समय से आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए इंडिया का भी प्रोग्रेस इसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। आप देखिए कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी निकाला करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला करते हैं जिसके अंदर आपको पैरामीटर देखने के लिए मिलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, नॉलेज है, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ड्रॉप ईयर ऑफ स्कूलिंग है, लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं। तो आप देखिए कि हेल्थ, एजुकेशन और लाइफ के रिगार्डिंग में कुछ पैरामीटर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उनके जो 3 पैरामीटर हैं उसी के रिगार्डिंग में अगर हम हमारे एसडीजीज़ के बारे में डिस्कस करें तो एसडीजी नंबर 3 आप देखिए कि हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, एसडीजी 4 आपको क्वालिटी एजुकेशन, और एसडीजी 5 आप देखिए कि जेंडर जो इक्वलिटी है उसको यहाँ पे प्रमोट करना है। तो ये एसडीजी टारगेट्स जिनको कि हमें अचीव करना है। इंडिया का जो यहाँ पे इंडिया का जो एसडीजी के ऊपर फोकस और ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यू के बारे में यहाँ पे डिस्कस यही किया गया कि इंडिया का आप देखिए कि एचडीआई के अंदर जो रैंकिंग है वो 134 मेजर किया गया था लास्ट टाइम। हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं उनसे काफ़ी कम है। इंडिया का जो रैंकिंग नाइबर कंट्रीज से काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलता है। ओवर द ईयर इंडिया का जो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुआ है। बट आप देखिए कि कोविड की वजह से आपको जो स्लो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिलता है। अब इसके बिहाइंड में क्या रीजन्स हैं, हमारे जो नाइबर कंट्री हैं, जैसे कि आप देखिए भूटान का जो रैंकिंग है वो आपको 125 है, बांग्लादेश का जो रैंकिंग है 129 है, इंडिया का जो रैंकिंग है 134 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स यही बताया गया कि जो कोविड की वजह से स्लो डाउन हुआ है, कोविड की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर स्लो डाउन है। लार्ज गैप आपको यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसके अंदर जेंडर के पर्सपेक्टिव से लार्ज गैप आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि गैप काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जेंडर के पर्सपेक्टिव से जो गैप काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा उसके अंदर भी आप देखिए कि अर्बन एंड
रूरल एरियाज़ के अंदर तो डिफरेंस और भी आपको जो डिफरेंट जो गैप्स है वो देखने के लिए मिलता है। इनकम का इनइक्वलिटी आपको वन ऑफ द हाईएस्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देखें कि जो 1% पर्सन है उनके पास में 21 के आसपास जो वेल्थ का जो डिफरेंस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है इनकम का जो इनइक्वलिटी है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसमें एसडीजी के जो गोल्स हैं उसको फोकस में रखते हुए इंडिया को ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको कैरी आउट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, मैरिटल रेप के बारे में है। आप देखिए कि ये कॉलोनियल प्रैक्टिस है कि मैरिटल रेप को जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। आप देखिए कि जो यहाँ पे जोसेफ सराइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट जेएस वर्मा कमेटी है, जो हमारा जेएस वर्मा कमेटी है आपदा निर्भया केस के बारे में बाद में उसको जेएस वर्मा जो जस्टिस है उनके लीडरशिप के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो उनके द्वारा भी आप देखिए कि जो मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है उसको अबोलिश करने के बारे में डिस्कस किया गया। हर एक पर्सन के पास में यहाँ पे ऑटोनॉमी है, उसको राइट है, यहाँ पे उसके बारे में आपको डिस्कशन देखने के लिए मिलता है। बट स्टूडेंट्स के.एस. पुट्टास्वामी के द्वारा के.एस. पुट्टास्वामी केस के द्वारा जो राइट टू प्राइवेसी है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी हर एक पर्सन का जो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है उसका जो बॉडी का जो ऑटोनॉमी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें हार्ड टू यहाँ पे एग्जामिन है, मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है वो हार्ड टू एग्जामिन या हार्ड टू डिटेक्ट कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग में भी इसको डिटेल वे के अंदर डिस्कस किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब ये डिस्कशन फेज के अंदर में है, उसी का डिस्कशन यहाँ पे किया गया। जेएस वर्मा कमेटी आपको पता होना चाहिए जिनके द्वारा इसको जो एक्सेप्शन दिया गया है उसको अबोलिशमेंट के बारे में कहा गया था जेएस वर्मा कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है। एक प्रोसीजर के थ्रू हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा अपने एक सक्सेसर हैं, उनका जो नेम है वो सजेस्ट किया गया है, संजीव खन्ना है। एचआर खन्ना का जो फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं। एचआर खन्ना आपको पता ही होगा, आप देखिए कि किस तरीके से आपको जो 70s का जो समय है उस समय जुडिशियल जो और गवर्नमेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो संजीव खन्ना सर हैं, उनको यहाँ पे सीजीआई के द्वारा अपने जो सक्सेसर के रूप से चूज किया गया है, उनका नेम यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। बिहार के वहाँ पे आप देखिए कि लिक्कर जो यहाँ पे जो लिक्कर का जो क्राइसिस है वो देखने के लिए मिला था, हुज ट्रेजेडी है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि गांधीयन फिलोसफी जिसके अंदर जो कोई भी ऐसी ड्रिंक है जो हमारे डीपीएसपी के अंदर मेंशन है तो उस आर्टिकल का जो नेम आप जरूर से आर्टिकल नंबर जरूर से बताना कि डीपीएसपी के किस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि हमें बेसिकली जो इंजीरियस है, जो हमारा जो हेल्थ है उसके लिए जो इंजीरियस ड्रिंक्स है उसको कि हमें अबोलिश करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और बिहार के वहाँ पे जो लिकर का बैन भी है, फिर भी आपको समय समय पे ऐसे केसेज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि डॉक्टर्स का जो स्ट्राइक है, हमारे जो आप देखिए कि जो पब्लिक सर्विस के अंदर हेल्थ का जो एपैथी है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे बताया ये गया है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर में आप देखिए कि जो इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर जो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको 2% देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें न्यू हेल्थ पॉलिसी के बारे में जो कि 2017 के समय आया था, तो न्यू हेल्थ पॉलिसी के अंदर डिस्कस किया गया था कि जीडीपी का आपको जो 2.5% है वो हेल्थ के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उससे वन ऑफ द लोवेस्ट है। काफ़ी सारे जो स्मॉल कंट्रीज हैं जैसे कि क्यूबा नाम का जो कंट्री है वहाँ पे भी आप देखिए कि 14% जो जीडीपी का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो आपको हेल्थ सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के अंदर आप देखिए कि जो प्राइवेट प्लेयर्स उनका रोल यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। 70% हमारा जो हेल्थ का एरिया है जो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के अंदर में जो पब्लिक इंटरवेंशन है, पब्लिक सेक्टर का जो इंटरवेंशन है उसी के बारे में डिस्कशन है। स्टूडेंट WHO का जो यहाँ पे एक रिकमेंडेड डाटा है कि हेल्थ प्रैक्टिशनर 1000 पर्सनस के ऊपर में 1 पर्सन यहाँ पे होना चाहिए। आप देखिए कि हेल्थ प्रैक्टिशनर, तो उसका भी आपको जो डाटा है इंडिया के अंदर जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलता है। एक तो आप देखिए कि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी तरीके से हेल्थ के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स हैं वो यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पेज के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि यूएस के द्वारा होती जो रेबल्स हैं, यमन के वहाँ पे जो होती रेबल्स हैं उनके एरिया के अंदर अटैक किया गया। कुछ दिन पहले इनका जो पोर्ट जो हुआ करता था रेड सी के अंदर उसके ऊपर भी अटैक किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्कस किया गया है यूएस एंड रसिया का कुछ इन्वॉल्वमेंट है किसी के टॉपिक के रिगार्डिंग, उसके बारे में डिस्कशन है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। तालिबान के बारे में है, यहाँ पे आप देखिए कि ईरान और अफगानिस्तान के वहाँ पे बॉर्डर एरिया के अंदर एक कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला।
उसी की वजह से इसका इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी आउट किया जाएगा। तो अफगानिस्तान के जो नियर बाई एरियाज़ है, जो नियर बाई कंट्रीज हैं, उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था अफगानिस्तान का। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये अफगानिस्तान सिचुएटेड है। अफगानिस्तान का ये जो पार्ट है उस तुर्कमेनिस्तान के द्वारा शेयर किया जाता है। ये पार्ट आपको ईरान के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि ईरान के द्वारा यहाँ पे पाकिस्तान है, तो ये बेसिकली आप देखिए कि ईरान के द्वारा पाकिस्तान भी है, यहाँ पे अफगानिस्तान है उसके साथ में भी। इसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आपको उज्बेकिस्तान है, फिर आप देखिए कि ताजिकिस्तान है, और इस पार्ट के अंदर चाइना है। स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा भी आप देखिए एरिया तो शेयर किया जाता है, बट वो जो कश्मीर का जो एरिया है, जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर में है प्रेजेंट समय के अंदर में, डुरंड जो लाइन है जो बेसिकली आपको अफगानिस्तान के थ्रू देखने के लिए मिलता है। तो अफगानिस्तान के बारे में था जिसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो अफगानिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पे। और बेसिकली स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम किस नाम से जाना करते हैं? इस पार्ट को हम जाना करते हैं बलूचिस्तान के नाम से, जो तीनों कंट्रीज के वहाँ पे सिचुएटेड है। अब आप देखिए कि जापान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनके द्वारा जो न्यू पीएम है, उनके द्वारा एक श्राइन है जो यहाँ पे जापान के जो सोल्जर्स हैं जिनके द्वारा सेक्रीफाइस किया गया अपनी लाइफ को, उस श्राइन के रिगार्डिंग में उनके द्वारा ऑफरिंग्स है वो पे किया गया है, सेक्रीफाइस ऑफरिंग्स है उनको पे किया गया है यहाँ पे, जिसको कि आप देखिए कि जो कोरियन कंट्रीज हैं उनके द्वारा कंडेम किया गया है। अब कोरिया के द्वारा क्यों यहाँ पे कंडेम किया गया? बेसिकली आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय जापान के जो सोल्जर्स हैं उनके द्वारा ह्यूमन राइट का जो वायलेशन किया गया था, तो उसी के रिगार्डिंग उनका कंडेम्स है कि उस श्राइन का जो एरिया है उसको यहाँ पे क्यों ऑफरिंग्स है वो किया गया पीएम के द्वारा। आप देखिए कि जापान के द्वारा ही इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर अटैक किया गया था। और अब इनिशियल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो समय है, जब आपको कोई भी मूवमेंट नहीं देखने के लिए मिलता है, बट जैसे ही जापानीज फोर्सेज इंडिया के लिए अप्रोच करते हैं, आपको हमारे जो एम.के. गांधी हैं उनके द्वारा सजेस्ट किया गया डू एंड डाई का जो कॉन्सेप्ट दिया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और क्विट इंडिया मूवमेंट आप देखिए कि लीडरलेस मूवमेंट था, जनता के द्वारा इस मूवमेंट को कैरी आउट किया गया था, क्योंकि एक दिन पहले जो हमारे लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। 9 अगस्त का वो डे है जब आपको क्विट इंडिया मूवमेंट देखने के लिए मिलता है 1942 के समय। 7 अटैक के जो मेन आर्किटेक्ट है उनको यहाँ पे असैसिनेट किया गया है, तो उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। जो भी होमवर्क आपको दिया गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।